लज़्ज़त खाना खाकर वो कुछ देर ही सो पाई थी कि ठा की आवाज़ के साथ कमरे के दरवाजे से फुटबॉल टकराया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। बाहर दीवारों पे फुटबॉल मारने की आवाज़ बराबर आ रही थी। कच्ची नींद टूटी थी। वो बुरा सा मुँह बनाए जमाई रोकती उठी, स्लीपर पहने और हाथों से बाल लपेटते दरवाज़ा खोला। इसका और मुसरत का मुश्तरका कमरा दरअसल किचन के साथ मुल्हक़ा स्टोर रूम में था। बहुत छोटा ना बहुत बड़ा। अरसा पहले इसका काट कबाड़ खाली करवा के दोनों को इधर मुंतकिल कर दिया गया। इसके साथ बाथरूम ना था, इसलिए इनको लाउंज पार करके गेस्ट रूम की तरफ जाना पड़ता था। बाहर लाउंज में नाइमा चची के छोटे माज और मुईज़ फुटबॉल इधर उधर मारते दौड़ते फिर रहे थे। तमीज़ नहीं तुम लोगों को, देख कर खेला करो। मैं सो रही थी। किचन के दरवाजे पे खड़ी अंदर किसी से बात करती नाइमा चची फ़ौरन मुड़ी। अब मेरे बच्चे खेलें भी ना, तुम्हारा तो काम ही सोना है। ना दिन देखा ना रात, हर वक्त बिस्तर ही तोड़ती रहती हो। हाँ तो मेरे बाप के पैसे से ये बिस्तर आए थे, तोड़ूं या फोड़ूं मेरी मर्जी। अब्बा की डेथ से पहले असद चाचा तो गालिबन बेरोज़गार थे ना। वो भी महमल थी। सारे हिसाब फ़ौरन चुकाकर बेनियाजी से बाथरूम की तरफ चली गई। इधर नाइमा चच्ची बड़बड़ाती रह गई। मुंह हाथ धोकर इसने अपनी सिल्की भूरे बाल दोनों हाथों में समेट कर ऊंचे किए और पोनी बांधी। बहुत ऊंची सी भूरी ये पोनी टेल इस पे बहुत अच्छी लगती थी। वो ज़रा भी सर हिलाती तो ऊंची पोनी साथ ही गर्दन के ऊपर झूलती। इसकी आंखें कांच सी सुनहरी थीं और हल्का सा काजल भी इनको दहका देता था। वह बिलाशुबा घर की सबसे हसीन लड़की थी, इसीलिए तो जलती हैं ये सब। उसे हंसी आ गई। एक नज़र खुद पर डाली। जीन्स के ऊपर खुला सा कुर्ता और गर्दन के गिर्द लिपटा दुपट्टा, मफलर की तरह एक पल्लू सामने को लटकता और दूसरा कमर पे गिरता। वो वाकई सबसे मुनफरिद थी। किचन में ताई महताब नगट्स निकाल कर मुसरत के सामने रख रही थीं, जो बहुत ताबेदारी से एक तरफ चाय का पानी चढ़ाकर दूसरी तरफ कढ़ाई में तेल गरम कर रही थी। इस पे नज़र पड़ी तो नगट्स रखते हुए ज़रा सी लापरवाही से गोया ही, ये बच्चों के लिए फ्राई कर दो मुसरत। अब हर कोई तो बाहर से मुँह मार कर नहीं आता ना। बजा फरमाया ताई अम्मा, यहाँ तो लोग घर के अंदर ही दूसरों के माल पे मुँह मारते हैं। वह इत्मीनान से कहकर कूलर से पानी का गिलास भरने लगी। ज़बान संभालो लड़की, तौबा है, हमारी बेटियाँ तो कभी ऐसे हमारे आगे ना बोली। आप बुरा मत माने भाभी बेगम, मैं इसको समझा दूंगी। घबराकर मुसरत ने एक मुल्तजी सी निगाह महमल पर डाली। वो कंधा उचकाकर खड़े खड़े पानी पीने लगी। समझा देना बेहतर होगा। इस पे एक तनफ़्फ़ुर भरी नज़र डालकर ताई अम्मा बाहर चली गईं। नाइमा चची पहले ही जा चुकी थीं। अब मुसरत और महमल ही किचन में रह गए थे। अब यकीनन बर्तन भी आप ही को धोने होंगे अम्मा। धो भी दूँ तो क्या है, इनके एहसान कम है हम पे। वो मसरूफ़ सी एक एक करके निगर्स कढ़ाई में डाल रही थी। महमल ने एक गहरी सांस ली और आस्तीन मोड़कर सिंक की तरफ मुतवज्जा हुई। इसे इल्म था कि अगर वो ना करेगी तो मुसरत को ही करना होगा, और अभी तो उन्होंने रात का खाना भी तैयार करना है। रहने दो बेटा, मैं कर लूँगी। मुझे पता है आप कर लेंगी, मगर मैं भी इन लोगों पे ज़रा एहसान करना चाहती हूँ। वो बर्तन धोकर फारिग हुई तो मुसरत ट्राली भर चुकी थी। महमल ये बाहर ले जाओ, सब लान में होंगे। वो बिना एहतजाज किए ट्रॉली घसीटने लगी। लॉन में रोज़ शाम की तरह कुर्सियाँ लगी थीं। आगा करीम अखबार खोले देख रहे थे। साथ ही महताब ताई और नाइमा चच्ची बातें कर रही थी। नाइमा चच्ची सबसे छोटे चचा असद की बीवी थी, जो करीब ही बैठे गफरान चचा से कुछ कह रहे थे। गफरान चचा और महमल के अब्बा आगा इब्राहिम जुड़वां थे। आगा करीम इनसे बड़े और असद चचा चारों भाइयों में सबसे छोटे थे। गफरान चचा की बेगम फिज़ा चची बरामदे में खड़ी अपनी बेटी को आवाज़ दे रही थी। इसे ट्रॉली लेकर आता देखकर मुस्कुराई। अरे महमल जान, तुम अकेली लगी रहीं। निदा या सामिया को कह दिया होता, तुम्हारी हेल्प करवा देती। फिज़ा चची नाइमा और महताब की तरह ज़बान की कड़वी ना थी, बल्कि इतनी मीठी थी कि जब ये मिठास अपने लबों से दूसरे की हलक में उड़ेलती तो वहाँ कांटे उगाते थे। इट्स ओके, वो भी मुस्कुराकर ट्रॉली आगे ले आई। अब क्या कहती कि निदा और सामिया ने पहले कौन से काम किए थे जो अब करती। अगर वो इन्हें बुलाती तो वो फ़ौरन चली आती, एक दो चीज़ें पकड़ाती, चूल्हा जलाती, बातें बिगाड़ती और फिर आहिस्ता से खिसक जाती। इसके बाद लान में फिज़ा चची सबको एक एक चीज़, ये चखें मेरी सामिया ने बनाई है,
और ये मेरे मृदा के हाथ में तो बहुत जायका है कहकर पेश करती। इस पे महताब ताई इनकी तारीफ़ तो ना करती, मगर मुसर्रत और महमल को कहली के वो ताने मिलते कि इस सारे कज़िये से बचने को महमल ने कभी इन दोनों को बुलाने की गलती ना की। मगर फ़िज़ा चची की मीठी ज़बान ही थी कि ना वो कभी इनको पलट कर जवाब दे सकी, ना ही कुछ जता सकी। वो मौका ही ना देती थी। लाओ लाओ जल्दी करो, दोनों माँ बेटी लगती हैं, फिर भी घंटा लग जाता है। ताई आप कोई मुलाजमा क्यों नहीं रख लेते? कम से कम आपको हम माँ बेटी पे चिल्लाना तो नहीं पड़ेगा। वो तेज़ी से कहकर ट्राली वहीं छोड़ के वापस चली गई। सब बातें छोड़कर उधर देखने लगे। एहसान करने का तो ज़माना ही नहीं रहा। ताई ने ट्राली अपनी तरफ खींची। आगा करीम निगाहें चुराकर फिर से अखबार में गुम हो चुके थे। वो वापस किचन की तरफ आई तो फवाद तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगता नीचे आ रहा था। चाय लग गई? आखिरी सीढ़ी उतरते मसरूफ़ से अंदाज में कहते हुए कलाई पे खड़ी घड़ी बांध रहा था। स्नैक्स ले गई हूँ, चाय लाती हूँ। वो ज़्यादा गौर से सुने बगैर बाहर निकल गया। महमल ने रुक कर लम्हा भर कर उसे जाते देखा। वो महताब ताई का बड़ा बेटा था। हन्नान वसीम उसके बाद थे और सिदा और महरीन सबसे छोटी थी। फवाद आगा जान के ऑफिस जाता था। ऊंचा लंबा खुश शक्ल तो था ही, मगर ड्रेसिंग और दौलत की चमक दमक से मज़ीद पुरकशिश और हैंडसम लगता था। ख़ानदान का सबसे पॉपुलर लड़का था, जिस पे हर लड़की का दिल और लड़की की माँ की नज़र थी। निदा और सानिया हों या नाइमा चची की मगरूर नखीली आरज़ू, सब फवाद के आगे पीछे फिरती। रज़िया फुप्पो तो अपनी अकलौती फ़ायका के लिए कभी फवाद को डिनर पर बुला रही है तो कभी फ़ायका अंडों का हलवा बनाकर इसके लिए ला रही है। फवाद मीठा शौक़ से खाता था, सो ये लड़कियां माओं के बनाए हुए को अपना कहकर बहुत शौक़ से पेश करती थीं। मगर वो भी सदा का बेनियाज, अपनी अहमियत का एहसास था जैसे कि बेनियाजी और इतराहट कम ना होती थी। और वही तो था जिस पे महताब ताई गर्दन ऊंची करके फिरती थी, वरना हन्नान तो बमुश्किल एफ़ए करके दुबई ऐसा गया कि ना तो खत पता लिखा ना ही फूटी कौड़ी भेजी। तालीमी रिकॉर्ड इसका इतना बुरा था कि ताई कूटती रहती थी, मगर ये वसीम था जिसने ताई और आगा करीम का हर जगह सर शर्म से झुकाया था। नालायक निकम्मा, एफ़ए में 2 बार फेल होकर पढ़ाई छोड़कर आवारागर्दी में मशगूल, सिगरेट का आदी। और कहने वाले तो तभी लफ्ज़ों में कह भी देते थे कि इन गलियों का भी पुराना शनासा है जहाँ दिन सोते और रातें जागते हैं। वो सर झटक कर किचन में आई तो मुसरत जल्दी जल्दी कपड़े से स्लेब साफ़ कर रही थी। इनकी प्याली में आधा कप चाय पड़ी थी। इनसे कुछ कहना बेकार था। इसने ट्रे उठाई। लान में फ़िज़ा चची के साथ वाली कुर्सी पे फवाद बैठा था। वो इसे मुस्कुराकर बहुत तवज्जो से कुछ बता रही थी और वो लापरवाही से सुन रहा था। महमल इसके कप में चाय उंडेल रही थी कि वो कह उठा, मेरे कप में चीनी मत डालना। नहीं डाली। वो पंजों के बल घास पे बैठी सबको चाय उठाकर दे रही थी। अरे बेटा, चीनी क्यों नहीं पी रहे? फ़िज़ा चची बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हुई। यूँ ही कुछ वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इतने तो स्मार्ट हो, और क्या लूज़ करोगे? आरज़ू इसी पल सामने वाली कुर्सी पे आ बैठी थी और मेरी चाय में आधा चमचा चीनी। महमल वो फवाद के बिल्कुल सामने टांग पे टांग चढ़ाकर बैठी थी। चित सा सफ़ेद ट्राउज़र और ऊपर खुले गले वाली रेड शॉर्ट्स शर्ट, कंधों तक स्टेप में कटे बाल और गंदमी आम सा चेहरा जिसको बहुत मेहनत से इसने कदरे पुरकशिश बनाया था, मगर पतली कमान सी आईब्रोज इसको बहुत शातिर दिखाती थी। फिर तो रखना पड़ता है खुद को। महमल ये कबाब पकड़ाना, फवाद ने हाथ बढ़ा कर कहा तो महमल ने फ़ौरन कबाब की प्लेट उठाकर देनी चाहिए और देते देते इसकी उंगलियां फवाद के हाथों से मस हुईं। वो चौंका तो घबरा के महमल ने प्लेट छोड़ दी। वो गिर जाती अगर वो थाम न लेता। महमल ने फ़ौरन हाथ खींच लिया। वो प्लेट पकड़े एक टुक इससे देख रहा था, चौंक कर सब कुछ भूलकर, जैसे पहली दफ़ा देखा हो। बस लम्हे भर का अमल था। इसने रुख फेर लिया तो वो भी दूसरी तरफ मुतवज्जा हो गया। फ़िज़ा चची और आरज़ू किसी और तरफ मुतवज्जा थी। किसी ने भी वो लम्हा ना महसूस किया जो आकर गुजर भी चुका था। और फवाद वक्फे वक्फे से इस पे एक निगाह डालकर देखता था, जो पंजों के बल घास पे बैठी सबको चाय सर्व कर रही थी। ज़रा सा सर झुकाती तो भूरी पोनीटेल और ऊंची लगती, सर उठाती तो पौनी 7 इंच होती और वो कांच सी सुनहरी आंखें इन सारे लड़कियों को